मैं तरिसा मेरी रोही तरिसी तरिसी माँ प्यू जाई मेको आख ना पंज दरियाई। हम सेंटर में रहने वालों को बाज़-औक़ात ऐसा लगता है कि दूर दराज के रहने वाले लोग थोड़ा विक्टिमहुड प्ले करते हैं, है ना? ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे थोड़ी एग्जैजरेशन है एहसास महरूमी के बयानिए में। ऐसा ही है ना? नेशनलिज्म के साथ थोड़ा गुस्सा, कभी उकताहट, बेजारी और बाज़-औक़ात झुंझलाहट। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि प्रो भरे या दूर उफ्तादा इलाकों में रहने वाले लोग किस कदर रिसोर्सलेस हैं। ना नौकरी, ना कारोबार, ना रोज़ी रोटी का बेहतर बंदोबस्त और बाज़-औक़ात पानी तक छिन जाता है इन लोगों से। ऐसा ही माहौल बना हुआ है इस वक्त चोलिस्तान में, जहां शदीद गर्मी की लपेट में आया चोलिस्तान प्यासा है और इस कदर बदनसीब के मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ की खबर चलाना भी ज़रूरी नहीं समझता। और अगर कहीं बात हो भी गई तो ऐसे जैसे कि ये कोई कुदरती आफत है। लेकिन रोहिले ये बात जानते हैं कि उनको पानी का ना मिलना कुदरती आफत नहीं बल्कि पाकिस्तान के आबी वसाइल, यहाँ के वाटर रिसोर्सेज में उनके हिस्से का ना मिलना है। और अफसोस के सराइकी सूबे का नारा लगाने वाले यहाँ के सियासी नुमाइंदे कभी नया पाकिस्तान बनाने वालों के राजमिस्त्री बन जाते हैं और कभी मौका परस्ती ही कोई नई दास्तान रकम कर देते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चोलिस्तान में इस वक्त पानी का जो बहरान चल रहा है वो आखिर है क्या। और इसी पर बात करने के लिए हमने नेटी मीडिया के दोस्त बहावलपुर में रियाज बलोच साहब से रब्ता किया है और वो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे समझते हैं कि ये मामला है क्या। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या तमाम चोलिस्तान में इस वक्त पानी का मसला बना हुआ है या फिर कुछ इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं? बहुत शुक्रिया, आपने चोलिस्तान के इशू को फोकस किया। बिलाशुबा इन दिनों चोलिस्तान में एक हंगामी सूरत हाल है और चोलिस्तान के लोग, चोलिस्तान के माल मवेशी को खुश्क साली का सामना है। चूँकि बारिशें जब नहीं होती तो चोलिस्तान में इस तरह के मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। और चोलिस्तान के बारे में बताता चाहूँ कि ये एक बड़ा सहरा है, 66 लाख एकड़ पर फैला हुआ ये सहरा है, जिसमें जो लोग हैं, वहाँ की जो आबादी है वो उनका गुजर बसर लाइफ स्टॉक पर है, माल मवेशी पालने पर है। और एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख जानवर चोलिस्तान में इन लोगों ने पाले हुए हैं एक अंदाजे के मुताबिक। और इन 20 लाख जानवरों में भेड़, बकरी, गाय और कैमल्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी जो ड्राउट की सूरत हाल है, खुश्क साली की सूरत हाल है, गुज़श्ता दिनों जो बारिशों का एक स्पेल, बहुत कम बारिशें हुई और कम बारिशों की वजह से चोलिस्तान अपने लिए जो पानी, बारिशी पानी को अपने टोबों में, तालाबों में महफूज कर लिया करते थे, वो महफूज नहीं कर पाए और उसी वजह से टोबे खुश्क हो गए। और खुश्क होने की वजह से मौजूदा गर्मी ने उनकी ज़िंदगी में मुश्किल पैदा कर दी है। और अभी तो कुछ दिनों पहले आपने देखा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कि बहुत बड़ी तादाद में जानवर, यानी उनकी जो भेड़ बकरियां थी, प्यास की वजह से मर गई, जिनकी तादाद 200 से भी ज़ायद बताई जाती है। चोलिस्तान चूँकि एक बड़ा एक वसीओ अरीज़ सहराई इलाका है और पानी तो हर जगह पर, टोबे तो हर जगह पर खुश्क हो चुके और यकीनन दूसरे जगहों पर भी इसी तरह के हालात होंगे और लोग इसी तरह मुश्किल में होंगे। ड्राउट की सूरत हाल सेम है, पानी नहीं है, गर्मी शदीद है और इसमें तमाम लोगों के साथ ये मसाइल दरपेश है। रियाज बलोच साहब, कल ही सुनने को मिला कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने इस मसले का नोटिस ले लिया है। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ नोटिस लेना काफ़ी होगा और इस मसले से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर हुकूमत पंजाब को, रियासत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी, अभी गवर्नमेंट ने जो हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है और कमिश्नर बहावलपुर को, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा कि वो हंगामी बुनियादों पर इलाके को विज़िट करें और वहाँ के लोगों के साथ मिलें और उनके मसाइल को जानें और उसके हल के लिए कोशिश करें।
अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि 2014 में जब हमजा शहबाज शरीफ के वालिद मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त भी इसी तरह की सूरत हाल हुई। पहले ये लोग गवर्नमेंट के जो यहाँ के जो मुतल्लिका इदारे थे, उस वक्त जो भी अथॉरिटीज़ के ऑफिसरान थे, वो इस बात को नहीं तस्लीम कर रहे थे। जो जिस तरह अभी वो लोग इस सारे मामले की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे, ना उसके हसासियत पर वो जा रहे हैं। बस वो एक रिवायती सी एक मीटिंग लेते हैं और उस मीटिंग में एक हैंड आउट जारी होता है, जी हमने कंट्रोल रूम कायम कर दिया और हम और फलां को हिदायत कर दी और फलां का नोटिस ले लिया। चोलिस्तान का इस दफ़ा के जो हालात हैं उसको नोटिस करने से नहीं, वहाँ पर एमरजेंसी इक़दाम की ज़रूरत है। वहाँ लोग दूर दराज, जो डीप डेजर्ट है, दूर दराज इलाका है, वहाँ लोग फंसे हुए हैं, उनके लाइफ स्टॉक फंसी हुई है, उनका माल मवेशी फंसे हुए हैं, और इस तरह नोटिस लेने से नहीं काम बनेगा। और आज भी कमिश्नर भावलपुर मीडिया के कुछ लोगों के साथ गए और उन्होंने वहाँ विजिट किया। मीडिया के दोस्तों ने भी उनसे सवाल किया कि ये जो पाइपलाइंस हैं वहाँ पर इरेगुलरिटी है, उनको चलाने में आप के लोग रेगुलर नहीं हैं, तो उसकी कोई वजूहात है तो वो हमें बताएं। तो चूँकि आए बाय शाये जिस तरह हमेशा इदारों के सरबराहान करते हैं, तो असल तो सूरत हाल वही है कि जो पाइपलाइंस को चलाने के लिए POL की जो मंजर आम पर वो ये अथॉरिटीज़ नहीं बताती कि ये इशू है, लेकिन ऑफ द कैमरा कह लें या किसी निजी महफिल में वो ये बताते नज़र आते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास POL के लिए फंड नहीं है, हमारे पास पाइपलाइन की मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है, उसकी टेक्निकलिटीज़ जो है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास रकम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस लेने से कभी भी चोलिस्तान का ये जो मौजूदा हालात हैं या जो खुश्क साली के सूरत हाल है, उसको नोटिस लेने से एड्रेस नहीं किया जा सकेगा जब तक वहाँ आप हंगामी सूरत हाल नहीं कायम करेंगे। और उसके साथ साथ आपको एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करना पड़ेगा। एक वो टोबा जात है, उनकी भल सफाई, फौरी भल सफाई और आमदा जो बारिशें हैं उससे पहले भल सफाई के लिए फंड्स फराहम किए जाने की ज़रूरत है। अगर पाइपलाइंस के लिए फंड्स इदारों के पास मौजूद नहीं है तो फौरी उनके लिए फंड्स, कोई ऐसे फंड्स फौरी जो रिलीज़ हो सकें, जो इन पाइपलाइंस को चलाने के लिए फौरी तौर पर काम आ सकें, उस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो जैसे ये चोलिस्तान में फंसे हुए लोग जब आबादियों की तरफ आएंगे, क्योंकि वहाँ अब चारा ख़त्म, पानी ख़त्म, गर्मी शदीद, और वहाँ कैजुअलिटीज़ जिस तरह अभी जानवर मर गए तो इंसानी ज़िंदगियों को भी ख़तरात लाक हो सकते हैं। तो उसके लिए जो आबादी पर जो पानी का सोर्स है वो नहरें हैं। चोलिस्तान की जो नहरें हैं वो फ्लड चैनल पर हैं, और फ्लड चैनल से मुराद ये होता है कि जब आपके पास पानी वाफिर होगा तो तब इन नहरों में पानी दिया जाएगा। तो जैसे ये माल आबादियों की तरफ आएगा जो लाखों की तादाद में है, तो उसके लिए नहरों में पानी देना वक्त की ज़रूरत होगी। अगर आप वहाँ नहरों में पानी नहीं देंगे तो वहाँ भी जब ये लोग आबादियों की तरफ आएंगे तो आबादियों में भी उनके लिए मुश्किलात होंगी, उनके लिए परेशानियाँ होंगी। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि नहरों को फौरी तौर पर, जो चोलिस्तान की नहरें हैं जिनको फ्लड चैनल्स के ज़रिए पानी दिया जाता है, तो उसको भी फौरी तौर पर पानी देने की बहुत ज़रूरत रहेगी। ये है जो अगर इन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा तो चोलिस्तान में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर कोई बेहतरी लाई जा सकेगी। रियाज बलोच साहब, नेटिव मीडिया से बात करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं फिर कहूँगी कि रोही या सराइकी इलाकों में पानी की कमी को सिर्फ कुदरती आफत करार देना शायद दुरुस्त नहीं होगा। यहाँ पानी की कमी एक पूरी तारीख़ रखती है, और वो हिस्ट्री क्या है, इस हवाले से मुश्ताक गाडी साहब अथॉरिटी हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक गाडी साहब नेटिव मीडिया को वक्त देने का। सर, थोड़ा ज़रा समझाएं हमें, क्योंकि हम ये सेंटर में बैठने वालों को कोई ख़ास समझ नहीं आती कि पानी की कमी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, वो तो ख़राब है, ये क्यों है ये समझाएं। अयूब दौर के मुआहिदों ने हमारे साथ क्या किया है वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन सराइकी बेल्ट ख़ास तौर पर रोही में जो पानी की कमी है
ये मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जो कि सेंटर में समझ बैठने वालों को समझ में नहीं आता। ज़रा इनको समझाएं कि की सूरत हाल है तो की वजह बनी है। चौलिस्तान दे जेरे उनका पानी का क्राइसिस है, उन्हें कई वजूहत हैं। एक तो उनकी बड़ी वजह जी है इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया की वहद मिसाल है जैसे अंदर दरिया वंडे गए ना कि पानी वंडिया गया। और दरियावें की जी वंड थी वो ईस्टर्न और वैसटर्न रिवर्स की बुनियाद उत्ते थी। और जो वैसटर्न रिवर्स हैं ज़्यादातर चनाब और जहलम जरा है और कई हद तक सिंध के जरिए लिंक कैनाल्स वो अपर पंजाब को पानी देंदे, जबकि ईस्टर्न रिवर्स जो हैं उन्हें उत्ते जी सब कने ज़्यादा क्रिटिकल डिपेंडेंस है वो चौलिस्तान और बहावलपुर की है। और उन्हें मुकाबले के नाल सराइकी इलाके उन्हें दी डिपेंडेंस है, क्योंकि पंजनाद खुद जरा है वो सतलुज दरिया उत्ते बनया हुआ है। तो मैं आखना चाहना कि ईस्टर्न और वैसटर्न रिवर्स की जी डिवीजन की गई बुनियादी तौर के पंजाब का एक खौफ आई अपर पंजाब का कि असा वैसटर्न रिवर्स को हथीका कर गिनूँ, और वेस्टर्न रिवर्स को जब हम अपने हाथ में ले लेंगे और एक ऐसा मुआहदा कर देंगे कि जिसमें वेस्टर्न रिवर्स जो है उनके ऊपर हमारे एक्सक्लूसिव राइट्स बन जाएंगे, तो उसके नतीजे में हमें आगे जो है वो कोई वाटर इनसिक्योरिटी नहीं होगी। हालांकि इस सब के बावजूद भी आज इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जिस तरह से बैराजेस बना रहा है, जिस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, तो वो मफरूज़ा गलत साबित हुआ। लेकिन उस अपर पंजाब की वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बुनियादी तौर पर ईस्टर्न रिवर्स बेच दिए गए। और ईस्टर्न रिवर्स में मैं आपको ये बताऊं कि ईस्टर्न रिवर्स में सतलुज जो था वो इंडस के बाद दूसरा बड़ा दरिया था। ईस्टर्न रिवर्स 3 है, मैं आप मालूमात के लिए बता दूं। एक सतलुज है, ब्यास है। सतलुज और ब्यास को आप एक ही समझें इस सेंस में कि ये पाकिस्तान से ऊपर इकट्ठे होके पाकिस्तान में आते हैं। और फिर रावी था। तो ये 3 जो रिवर्स थे ईस्टर्न रिवर्स, इनको बुनियादी तौर पे सतलुज जो था इसकी तकरीबन 14 लाख मिलियन एकड़ फीट जो है ना इसका एनुअल फ्लो था। जबकि इसके मुकाबले में रावी को देखें तो रावी का 80,000 क्यूसेक जो है ना वो फ्लो था। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि सतलुज जो रिवर था वो इंडस के बाद सबसे बड़ा रिवर था, और उसको इंडिया को देने से बुनियादी तौर पे चौलिस्तान और सराइकी इलाका जो है वो डेजर्टिफिकेशन का शिकार हुआ। बाकी और भी कई वजूहात हैं सराइकी इलाके की जो मतलब डेजर्टिफिकेशन है, जो उसको वाटर इनसिक्योरिटी का थ्रेट है। उसमें पहली जो बात है वो तो ये भी है कि जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं पंजाब में, जो नहरी निज़ाम है वो 1890 में 1880 में शुरू हुआ था, और उसके नतीजे में जो सीपेज हुई उस अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली वहाँ बिल्ट हुए। अगले 50 साल के लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पंजाब अपर पंजाब के अंदर वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो इनफ हैं, जबकि सराइकी इलाके में जो वाटर रिसोर्सेज हैं अंडरग्राउंड वो बहुत कम है। और जब सतलुज को बेच दिया गया तो उसकी रिप्लेनिशमेंट जो थी, जो उसका रिचार्ज जो था वो भी ख़त्म हो गया। और फिर एक अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि हम आम तौर पे सरफेस वाटर रिसोर्सेज को देखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को काउंट नहीं करते, जबकि ये कंजक्टिव यूज के अंदर होते हैं। दोनों को मिला के इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस वाटर और जो अंडरग्राउंड वाटर है। तो सराइकी इलाके के अंदर अगर हम देखें तो ब्रैकिश है और वाटर टेबल मुसलसल नीचे जा रही है, जबकि पंजाब के अंदर जो है वो सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर की कंजंक्शन के साथ बुनियादी तौर पे एक इरिगेशन हो रही है। इसलिए कभी हमने अखबारों में ये नहीं सुना कि पंजाब के अंदर कोई वाटर शॉर्टेज पे प्रोटेस्ट हुए हों, लोगों ने रोड बंद कर दिए हों। उसकी वजह यह है कि वहाँ है नहीं। और फिर एक और वजह अगर आप देखें, ज्यादती को अगर आप पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो अपर पंजाब की सारी नहरें जो हैं वो 12 माही हैं, पेरिनियल हैं, और सराइकी इलाके की जो नहरें हैं वो शशमाई हैं, वो नॉन पेरिनियल हैं, फ्लड कैनाल्स हैं। फिर अगर एवेपोरेशन को देखें, मिसाल एवेपोरेशन एक बड़ा फैक्टर होता है कि सराइकी इलाके में जितनी गर्मी पड़ती है
तो वो 12 में जो शशमाई नहरें हैं उसके अंदर एवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। तो मैं अगर समराइज करूं तो सराइकी इलाका और चौलिस्तान बहावलपुर की डिपेंडेंस सतलुज रिवर पे थी, वो बेच दिया गया, जो कि इंडस के बाद दूसरा बड़ा रिवर था। सराइकी इलाके के अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स पंजाब के मुकाबले में बहुत कम है। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे रेनफॉल रेशो ना होने के बराबर है। यहाँ 1.5 इंच जो है वो रेनफॉल रेशो है, और लाहौर और इसके गिरदोनवा में 20 इंच रेनफॉल रेशो है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर हम देखें तो सराइकी इलाका जो है वो एक क्रिटिकल वाटर इनसिक्योरिटी में से गुजर रहा है। और ख़ास तौर पे चौलिस्तान को तो मैं कहता हूँ आफत ज़दा करार देना चाहिए, और हुकूमत को हंगामी बुनियादों पे इस सारे इशू को देखना चाहिए। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि ये वाटर क्राइसिस है। असैंबलीज रिप्रेजेंटेटिव्स जिहड़े ने इस इलाके दे, चौलिस्तान दे, सराइकी इलाके दे, क्या वो अपने इलाकिਆਂ ਦਾ केस लड़ रहे ने? मीडिया दे विच पानी दे इस मसले दे नाल कौन गलबात कर रहा है, कौन इस इशू नूं चुक रहा है? थोड़ा जरा ਇਹਦੇ ਤੇ रोशनी पाओ। ਤੁਸੀਂ जहाँ तक चौलिस्तान रोई या पूरे सराइकी वसेब दे पानी दे मुकदमे की गाल है तो कोई नहीं लड़ता पिया। उनकी वजह यह है कि जी एक पोलिटिकल रिकग्निशन है ये पूरे इलाके की, वो तो है ही कहना इना फेडरेटिंग यूनिट है, ना इनका कोई इरसा के अंदर नुमाइंदगी है, और ना ही कहीं सिस्टमैटिकली इलाके के वाटर इशूज़ को स्टडी किया गए, ना इतना कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं। तुम अगर अंदाज़ा करो कि सब कने वड्डी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, पूरे इलाके कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का नहीं जरा के वाटर एग्रीकल्चर इन सारे चीज़ को स्टडी करे। तो बुनियादी तौर पर पोलिटिकल मार्जिनैलिटी जी है सराइकी इलाके की वो बड़ी ऑबियस है, बड़ी यहाँ है, बड़ी खुली है। और लेकिन इस सूरत हाल हमेशा ही में नहीं। उनकी वजह यह है कि जेरे वेले रियासत बहावलपुर आई, जेरे वेले सराइकी का एक छोटा मोटा पोलिटिकल यूनिट आई, तो रियासत बहावलपुर के होने के नतीजे के सतलुज के उत्ते जेरे वेले सतलुज वैली प्रोजेक्ट बनया 1921 कने गिन के 1933 तक प्रोजेक्ट बनया, और इंडिया का आखिरी ब्रिटिश कलोनीअलिज्म का इरीगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन सब कने वड्डा प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ इट्स कमांड एरिया। तो बहावलपुर रियासत तकरीबन 8-9 साल तक जो है वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के नाल ये अपना केस लड़ती रही, और आखिर तो इंपोज किया गया। लेकिन बहावलपुर रियासत मिसाल के तौर पर बीकानेर की शमूलीयत उत्ते सतलुज वैली प्रोजेक्ट बहावलपुर ने बड़ा स्टैंड किया। इवें ही बे जेरे बहुत सारे इशूज़ हैं उन्होंने बहावलपुर ने स्टैंड किया। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान बनने के बाद जी थोड़ी बहुत बहावलपुर की सूरत पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन है वो भी खत्म थी गई। तो उन्हें नतीजे के अंदर सराइकी जो हैं वो जिन्हें दी नॉन रिकग्निशन होंगी है उन्हें दी नॉन रिप्रजेंटेशन होंगी है। सो एक केस जो है वो नॉन रिकग्निशन का बुनियादी तौर पर, नॉन रिप्रजेंटेशन तो उनका काज है, उनका नतीजा है, क्योंकि सराइकियों को मनिया नहीं वेंदा कि वो एक अलहदा इकाई है। और थोड़ा बहुत लॉलीपॉप आजकल दिता वेंदे कि तुहाडा सूबा बना देसूँ, ये कर देसूँ, लेकिन वो तो वो भी भला लॉलीपॉप वाली सूरत ही है। कोई सबस्टेंशियल वर्किंग अगर थे तो सिर्फ 1910 दे विच थे। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या इस मसले का कोई हल मुमकिन है? क्या सूबा ही इहदा वाहिद हल है या इस तो अलावा किसी तरह नाल फौरी बुनियादा दे उत्ते यह मसला कुछ बेहतरी वाल जा सकता है? इनका ताल्लुक नेशनल वाटर रिकॉर्ड नाल है जिहड़ा कि नवाज शरीफ के दौर किया गया है और वो प्रोविंसेस के दरमियान आई। और जब तक सूबा नहीं बनता तुसां नेशनल वाटर रिकॉर्ड पार्टी नहीं बन सकते। और नेशनल वाटर रिकॉर्ड की सूबे की बुनियाद उत्ते नेशनल वाटर रिकॉर्ड के जिहड़े वेले तुहाडे राइट्स तय थींदे तां उहदे नतीजे तुहाडी इरसा नुमाइंदगी आती है, और उनकी बुनियाद उत्ते एक अलहदा इरीगेशन डिपार्टमेंट बनते जिहड़ा कि ये दे दे कि भाई कितना अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो वाटर रिलीजेज हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पर
सिंध एक अलहदा सूबा है और वो जेरे वेले उन्हें चश्मा जहलम लिंक कैनाल के ज्यादा पानी छोड़ा वेंदे वो शोर मचा सकते, लेकिन सराइकी इलाके क्या थींदे कि जेरे वेले पंजाब के अंदर वाटर क्राइसिस आंदे और पूरे मुल्क च वाटर क्राइसिस आंदे तां एक कोई ट्रांसपेरेंसी कहनी कि तुसा चनाब और जहलम कने पंजाब को ते जेरे इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें कितना पानी रिलीज करेंदे पिया हो, डेरा गाजी खां कैनाल कितना करेंदे पिया हो, कितना तुसा भावल कैनाल करेंदे पिया हो। बुनियादी तौर उत्ते ए जेरे वेले इंटर प्रोविंशियल मामला बनते उस ट्रांसपेरेंसी आती है। जब तक इंट्रा प्रोविंशियल है, जब तक कि पंजाब की इरीगेशन ब्यूरोक्रेसी के हथे है तो इंदे च ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना इंदे अंदर ये तय थी सकते कि भाई कितने कितने रिलीजेस केड़े केड़े कैनाल्स होवें। तो ये बुनियादी तौर उत्ते तो ये मतलब ये है कि ये उवेले तक मसला हल न थी सी जब तक के ई को सराइकी सूबा जरा है वो अपनी कोई शक्ल लगिन सी एक फेडरेटिंग यूनिट के तौर उत्ते। और कुछ गवर्नेंस काजेज हैं, गवर्नेंस काजेज इन वास्ते मैं याद बैठा कि हिको सूबा है और उनकी जी ब्यूरोक्रेसी है, अगर उस सूबे के अंदर मिसाल के तौर पर 168 कने 169 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान का टोटल इंडस रिवर सिस्टम का जरा है ना कैलकुलेशन है कि एनुअल जरा है ना 169 मिलियन एकड़ फीट जरा है ना उनके हिसाब के नाल पानी तकसीम थी उन्हें सूबे के अंदर और सूबे के जरे राइट शेयर्स हैं वो तय हैं। तो जरा पंजाब को जरा हिस्सा मिलते अगर शार्टेज है फर्ज करो जरी कि एडजस्ट की वेंदी है तब पंजाब के हिस्से को पूरा करन किते लाजमी गाल है कि इंट्रा प्रोविंशियल मामला होने की वजह करें एक इलाके की कनाल की बजाय 20 इलाके की कनाल पानी दे देवो इंदी कौन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे सी। आखिर में ये चाहता कि जब तक ये वाटर राइट्स जे सराइकी इलाके दे वो एलेबोरेट ना हो सन और वो लीगलाइज ना हो सन फेडरल लेवल उत्ते तो ये सिस्टमिक काजेज तो अपनी जात उत्ते ये गवर्नेंस काजेज और आर्बिट्रेरी तौर पे बंद करन ये भी जारी रहे वैसी और फ्यूचर दे विच ये डिस्प्यूट मेरे ख्याल सराइकी और पंजाब का वधने इन वास्ते वधने कि क्लाइमेट चेंज के मुताबिक 2003 के बाद 20-25% पाकिस्तान के पानी कमी आसी। मैं ये पास नहीं वेंदा कि पाकिस्तान दे विच पानी के वैसे मामले दे नाल क्या खराबी थी नहीं पई है, कंजरवेशन माइंडेडनेस क्या नहीं, वाटर लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के पानी कमी थी वनी है और उनके नतीजे दे विच वाटर डिस्प्यूट्स जरे हैं, पोलिटिकल डिस्प्यूट्स जरे हैं वो वधने अनटिल अनलेस के उन्हें को हुणे नाल एड्रैस न किया वने ये पाकिस्तान दे फेडरेशन कीते फेडरल सिस्टम कीते एक नवा बहरहाल उनका एक नवा एस्पेक्ट्स हो सन फ्यूचर पहले भी हैं और इंटेंसिफाई थी सन। और सराइकी पंजाब जरा कॉन्फ्लिक्ट है जरा पहले नहीं एग्जिस्ट करेंदा लेकिन ग्रोइंग सराइकी मूवमेंट जरी है और ग्रोइंग डिमांड फॉर सराइकी प्रोविंस जरा है वो उस जिमें सिंध और पंजाब का वाटर कॉन्फ्लिक्ट है ये मेरी ये ख्याल है कि नेक्स्ट 10 years ये सराइकी पंजाब वाटर डिस्प्यूट आर्टिकुलेट थी आसी और इंदे सूबे का जरा इशू है वो एक सेंट्रल डिबेट बन सी। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब नेटिव मीडिया से बात करने का। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इस मसले को मज़ीद आपसे समझने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया।